Hey all, thank you for clicking. This is Atya Zanap and today I'm going to discuss composition or essay writing for ICSE board class 9th and 10th. Without wasting time, let's get started. इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऑन समवंस रिक्वेस्ट, इनका नाम मेंशन नहीं है यहाँ पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश लैंग्वेज से कोई भी टॉपिक अनक्लियर है या फिर आईएससी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ये वीडियो स्पेशली 9th एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, उनको ये बात पता होगी कि 80 मार्क्स का जो लैंग्वेज का पेपर होता है ग्रामर का, उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो एस्से का होता है या कॉम्पोजिशन का होता है। एस्से कह लो, कॉम्पोजिशन कह लो, एक ही बात होती है। तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको अगर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। अंडरस्टूड। तो भाई ये जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर आपका एस्से लिखने का, इसमें वो चेक करते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा किसी बारे में सोच सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में उतार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का, आपको पता होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक आपको पैसेज दिया होता है पैराग्राफ्स में और उस वो भी 20 मार्क्स का होता है। तो उसमें जो 20 मार्क्स का जो वो क्वेश्चन होता है, उसके ज़रिए वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करते हैं कि आप कितना अच्छा रीड कर पाते हैं और चीज़ों को रीड करके कॉम्प्रिहेंड मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आईसीएसई का जो लैंग्वेज का पेपर पैटर्न होता है बहुत ही अच्छा होता है। वो आपको पूरा एक तरीके से फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करते हैं। अगर वाकई आईसीएसई स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी हो, बहुत ही सिंसियरली, तो मैं ही गारंटी देती हूँ कि आगे आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत तो पड़ ही नहीं सकती है। ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, क्या करना है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई ऐसे में आती हैं आपकी 5 चॉइसेस और उन 5 चॉइसेस में आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। अब वो 5 चॉइसेस क्या हर साल बदलती रहती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल वो 5 चॉइसेस आपकी एज़ इट इज़ रहती है। और यहाँ तक मैं आपको हिंट दे दूँ कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चा घुमा-फिरा के वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊँगी। तो कुल मिला के पहले 5 चॉइसेस आएँगी। अब ये 5 चॉइसेस क्यों दी जाती हैं? मैं खुद यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो हमारे टाइम में तो 2 टॉपिक्स लिख के आ जाते थे, उस पर हम लोग को ऐसे लिखना होता था। बहुत टफ होता था लिखना, लेकिन आईसीएसई का इतना खूबसूरत पैटर्न है, इतना अच्छा पैटर्न है कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी लेवल को देखकर अलग-अलग चॉइसेस देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको उन चॉइसेस को डिस्क्राइब कर देती हूँ, जिससे आपको ये आसान हो जाए कि आपको कौन-सा पर्टिकुलर ऑप्शन पिक करना है। 5 में से किस टॉपिक पर आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो 2023 सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एस्से के लिए, उसमें जो 5 चॉइसेस हैं, तो सबसे पहला है वो है शॉर्ट स्टोरी लिखने को आया है। हर साल शॉर्ट स्टोरी आती है और शॉर्ट स्टोरी लिखने का तरीका ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि एक आपको टाइटल दे दिया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर लॉस्ट एंड फाउंड एंटाइटल्ड, आपको एक स्टोरी लिखनी है। कभी कभी स्टोरी लिखने के लिए आपको फर्स्ट लाइन दे दी जाती है स्टोरी की। ओके, और कभी कभी आपको सीधे टाइटल दी, यानी कि 60% अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो आपको टाइटल ही मिलते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो, इमेजिनेटिव ऐसे लिखने को दिया जाता है। आपको एक सिचुएशन इमेजिन कराई जाती है। इसको हम लोग नरेटिव ऐसे भी कह सकते हैं। यानी आपके साथ कोई चीज़ गुजरी है, बट पर्सनली आपके साथ आपने उसको महसूस किया है, उसको आपको शेयर करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि जब आपकी माँ बीमार पड़ गई थी और आपने उनकी हेल्प करी, और किस तरीके से आपने उनकी हेल्प करी, क्या किया, और हेल्प करने के बाद इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। ओके, तो ये हो गया आपका इमेजिनेटिव ऐसे। तीसरा आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने को आता है। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब एक वो आपको स्टेटमेंट देंगे जिनके 2 पहलू निकलते होंगे। ठीक है, या तो उस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना होगा, उसके फेवर में लिखना होगा कि ये बात बिल्कुल सही कही गई है, मैं इससे एग्री करता हूँ या करती हूँ, क्यों एग्री करता हूँ करती हूँ, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। या फिर उसको आपको अपोज करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में लिखना पड़ेगा कि आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई यू हैव टू डिस्क्राइब इन द पॉइंट्स और इन द पैराग्राफ्स यू वांट। ओके, फोर्थ आप क्वेश्चन देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे इसको बोलेंगे। आपको एक कंडीशन दी जाएगी, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आप एक रेगुलर ट्रैवलर हो जैसे स्कूल बस के, और रोज लौटते वक्त आप क्या क्या देखते हो, और जो फमिलियर साइड्स हैं, फमिलियर मतलब यानी जिसको आप रोज देखते हो वो आपके क्या हो गए, फमिलियर, यानी आप
उसको जान जान चुके हो। तो जो फ़ेमिलियर साइट्स हैं या जो आप आवाज़ें सुनते हो डेली स्कूल से लौटने पर, स्कूल बस में बैठकर, उसको आपको लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एसे। नीचे जो क्वेश्चन सबसे दिया गया है 5th नंबर पे, वो होता है पिक्चर कॉम्पोजिशन। आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, उस पे आपको कॉम्पोजिशन ऐसे लिखना है। अब इस पे या तो आप उस पर एक कहानी बना सकते हो, येस यू आर फ्री टू फ्रेम अ स्टोरी आफ्टर सीइंग द फोटो विच इज़ गिवन हियर, या फिर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो एक प्रॉब्लम रिलेट करके। ओके जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ बच्चे बैठे हैं तो आप उसको पॉवर्टी से रिलेटेड करके पॉवर्टी पे लिख डालो पूरा, या फिर आप एक स्टोरी क्रिएट कर लो कि बच्चे पिकनिक पे गए थे और वहाँ पे ऐसा हुआ, अंडरस्टूड? तो आप यू आर फ्री टू क्रिएट आइदर अ स्टोरी और यू कैन डायरेक्टली डिस्क्राइब सम सिचुएशन रिलेटेड टू द पिक्चर। अब आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए, तो मैं ये सजेशन देती हूँ कि 3 इसमें जब चॉइसेस होती हैं, वो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, 80% स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो होता है पहला वाला स्टोरी, और सेकंड हो सकता है आपका इमेजिनेटिव ऐसे, और 4th नंबर पे जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये 3 चॉइसेस बहुत ही ईज़ी होती हैं, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या पिक्चर कॉम्पोजिशन है, ये दोनों डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट होते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, जो ज़्यादा ऐसे अच्छा नहीं लिख पाते हैं या बहुत ही कम कुछ लिख पाते हैं। ओके, लेकिन जो बच्चे लिखते रहते हैं, जिनको लिखने की आदत है, वो इंग्लिश में एक पैराग्राफ अगर उनको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो वो तुरंत लिख देते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो थोड़ा-सा ब्रिलियंट हैं, जो अच्छे हैं, वो 3rd और 5th पार्ट अगर अटेम्प्ट करें, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो जो एग्ज़ामिनर चेक करता है, मैंने भी बहुत से नोटबुक्स चेक करी हैं, तो मेरा ध्यान उन बच्चों पे बहुत जाता है, जो ये पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भई ये जो 3rd क्वेश्चन है आर्गुमेंटेटिव, इसमें केवल आपका राइटिंग स्किल्स ही नहीं मायने रखती है, बल्कि आपकी नॉलेज कितनी है, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ होते हैं। तो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ के प्रति वही बच्चे अवेयर हो रहते हैं जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, कमांड होता है याद रखने का, न्यूज़ कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो एग्ज़ामिनर्स हैं, जो भी नोटबुक चेक करते हैं, वो अलग से थोड़ा-सा मार्क्स उनको ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो जो मैटर लिखते हैं, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर भी लिखते हैं। ओके, इसके अलावा जो पिक्चर कॉम्पोज़िशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एक स्टोरी भी लिख सकते हो, या फिर आप किसी प्रॉब्लम को सजेस्ट करके रिलेट करके लिख सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही रेयर ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं, वही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक पिक्चर को देखकर आप अपने दिमाग में कोई प्रॉब्लम रिलेट कर रहे हो, फिर उसके बाद उसका सजेशन भी आपसे पूछा जाता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, इंडिया की कोई सी भी प्रॉब्लम दी जा सकती है आपको एग्ज़ाम में, तो लास्ट में जाकर आपको उसका सजेशन देना होता है कि अगर आप अच्छे पोस्ट पे पहुँच गए, तो आप क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन होता है, ये भी जो एग्ज़ामिनर होते हैं, अलग से ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसका क्या सजेशन है। तो ये 2 क्वेश्चन्स बहुत ही ख़ास बच्चों के लिए होता है, जो वाक़ई ब्रिलियंट होते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होती है। वापस आते हैं अपनी बात पर, जो मैंने कहा था कि 3 जो टॉपिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव या फिर स्टोरी राइटिंग, ये तीनों हल्के टॉपिक्स होते हैं, ईज़ी टॉपिक्स होते हैं, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहो, तो तीनों जो टॉपिक्स हैं अलग-अलग, स्टोरी राइटिंग, नैरेटिव ऐसे या डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, और पर्टिकुलरली स्टोरी लिखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने लायक। बट यहाँ पे मैं बहुत कम समय में आपको बताऊँगी कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि भई इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ कि वो इस टॉपिक पर अच्छे से वर्क कर पाएँ, क्योंकि ग्रामर भी पढ़नी होती है, साथ में लिटरेचर भी पढ़ना होता है, ओके? तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी ऑप्शन को आप पिक कर रहे हो, आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि एक इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट करना है। चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप नैरेटिव ऐसे लिख रहे हो, ठीक है? इंट्रोडक्शन यानी उस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना है, और इंट्रोडक्शन के भी तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। आप कई सारे स्टोरीज़, कई सारे डिस्क्रिप्टिव एसेस पढ़िए और उसमें से आइडिया लीजिए कि कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स रखने हैं, बॉडी जिसको कहा जाता है, यानी डिटेल्स आपको देनी है, और लास्ट में आपको एक ऐसा पैराग्राफ रखना है जिसमें आप कंक्लूजन देंगे।
अगर स्टोरी है तो स्टोरी क्या मॉरल देती है वो उसका कंक्लूजन हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो क्या आपने सीखा उससे, नरेटिव ऐसे है तो उस लम्हे ने आपको क्या दिया, इस तरीके से कंक्लूजन आपको एक बनाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है कि आपके किसी भी तरीके के ऐसे में इंट्रोडक्शन, 2 से 3 पैराग्राफ्स में डिटेल्स और लास्ट में कंक्लूजन होना मस्ट है। इसके अलावा ब्रीविटी में यानी शॉर्ट में मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि आपका जो एसे है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। मतलब कि अब्रप्टली आप स्टार्ट नहीं करोगे, कहीं से भी शुरू कर दे रहे हो कहानी को, या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी शुरू कर दे रहे हो, आप मेन बात पहले बता दे रहे हो और जो खास बात है इसको सबसे नीचे रख दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स, राइट। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए आप कैसे का। देन पंक्चुएशन आपका अच्छा होना चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप, जहाँ पे डायलॉग्स हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना होता है। इसके अलावा ग्रामर कंस्ट्रक्शन जो आपके सेंटेंसेस का होता है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि जब कभी भी आप स्टोरी लिख रहे हो या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो पास्ट टाइम का, बीते हुए समय का, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है ज़्यादातर और हैड थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। मैंने बहुत नोटबुक्स चेक करी हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की, मेजॉरिटी मैंने यही पाया है स्टूडेंट्स में कि वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक लिखते हैं आई एम गॉन टू दिस प्लेस एंड ऑल। बेटा ये सब नहीं लिखा जाता है बच्चा, आपको यूज़ करना होता है सेकंड फॉर्म मेनली। आप वहाँ गए, आपने ये देखा, फिर आपने ये किया, इन सारे एक्शन वर्ड्स के लिए आपको सेकंड फॉर्म लेनी है मेनली, या फिर आपको हैड थर्ड फॉर्म लेना है, या फिर वॉज वर आईएनजी लेना है। यानी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको लेनी है वो पास्ट की लेनी है। बिकॉज चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, और चाहे आप नरेटिव ऐसे लिख रहे हो, आपको पास्ट ही तो बताना है बच्चा। तो ये फॉर्म्स आप दिमाग में रखोगे, वॉज वर, वर्ब आईएनजी फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ओके। इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए आपको टेंसेस पे कमांड होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैं इतना यहाँ पे समझा देती हूँ आपको कि आप कैसे यूज़ करोगे। अगर आपको पास्ट का कोई एक्शन एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने घर छोड़ा तो वी लेफ्ट, हम वहाँ पहुँचे, वी अराइव्ड। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट फ्रेजेस बता रही हूँ, आपको इसको पूरा एक सेंटेंस करके लिखना होगा। ओके। लेकिन अगर ये काम खुद नहीं हुआ है, इस काम किया गया है किसी पर, तो हम पैसिव वॉइस लेते हैं। जैसे कि हमें बताया गया था, तो वी वर इन्फॉर्म्ड और वी वर टोल्ड, राइट। जैसे हमने बताया किसी को, तो काम किसने किया, हमने, तो हम लिखेंगे वी टोल्ड। बट हमें बताया गया था, वी वर टोल्ड। तो यही कहलाता है ग्रामर कंस्ट्रक्शन। आपको ये दिमाग में रखना है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख रहे हो या पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिख रहे हो। इसके अलावा आप पास्ट में भी कोई पास्ट का एक्शन बता रहे हो कि उस वक्त हमने ये किया था, तो आप यूज़ करोगे हैड थर्ड फॉर्म। हमने ये काम फिनिश कर लिया था, वी हैड फिनिश। हम वहाँ पहुँच चुके थे, वी हैड रीच्ड। और हैड थर्ड फॉर्म का कभी कभी पैसिव वॉइस भी लेने की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस फ्रेमिंग में। फॉर एग्जाम्पल, हमसे घर खाली करवाया गया था, किसी स्टोरी में आपको इंक्लूड करना है, या उसको वहाँ से निकाल लिया गया था। इस तरीके का जो सेंटेंस है जिसमें एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है, तो फिर वहाँ पे आप हैड बीन थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमसे घर खाली करवाया गया था, तो वी हैड बीन vacated the house, understood। हमने घर खाली किया था, तो we had vacated the house। तो आर यू गेटिंग कि एक में काम हम खुद कर रहे हैं तो हम had थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, और वहीं पे जब काम हम पर किया जा रहा है, खुद वो काम नहीं हो रहा है, तो had been थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कभी-कभी ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताइए, इनका पेयर भी आप यूज़ करते हो सेंटेंस फ्रेमिंग में। जैसे जब मैं वहाँ पहुँची तो वो लड़की वहाँ पर उसकी हेल्प कर रही थी। मान लीजिए आपको अपने सेंटेंस इंक्लूड करना है, तो आप सेकंड फॉर्म के साथ वाज़, वर, वर्ब, आईएनजी फॉर्म लोगे। तो आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर कि आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, उसके लिए कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब सही रहेगी। मेन ग्रामर कंस्ट्रक्शन ही होता है
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी वो है वोकैबुलरी। आपको अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है। अच्छे वर्ड्स तो छोड़ो, जब आप लिखने बैठते हो ना, यह सब बच्चों के साथ होता होगा, इवन टीचर्स के साथ भी होता है कि जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम कौन सा वर्ड यूज़ करें जिससे हमारा सेंटेंस और अच्छा दिखे। वो तो छोड़िए, कभी कभी ये भी स्टूडेंट्स की कंडीशन आ जाती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस तो दिमाग में आ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राइट? तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वोकैबुलरी की वीडियोस देख रहे हैं एंड ऑल। आपको ये नहीं करना है बच्चा। स्टूडेंट्स, आपको तैयारी कैसे करनी है, आप जो है कुछ मैं टॉपिक्स आपको बता दे रही हूँ। इसके कुछ एसेज आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद जो जनरल टर्म्स आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आपको जॉट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवल और विजिट का बहुत बार आ चुका है प्रीवियस पेपर्स, अगर आप उठा के देखें। रेलवे विजिट, बस स्टॉप पे आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, ओके। या फिर बाय एयर आप गए हैं तो एयरपोर्ट पे आपने क्या क्या देखा, क्या डिफरेंस पाया आपने रेलवे और एयरपोर्ट में। तो ये विजिट और ट्रैवल का बहुत आता है। तो इनसे जो जनरल टर्म्स होते हैं, जैसे वहाँ बैठ के वेट करना, और वेट करने के लिए और क्या-क्या अच्छे टर्म्स हो सकते हैं, गाड़ी से उतरना, गाड़ी से चढ़ना, गाड़ी रोकना, और सबके फेस उतरे हुए थे उस वक़्त, सब बहुत थके हुए लग रहे थे, थके हुए के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आई विश आपको समझ आ रहा है कि जो जनरल टर्म्स होते हैं किसी स्टेशन पर या ट्रैवल और विज़िट से रिलेटेड, वो आपको पता होना, जिस पे आपको कमांड होना चाहिए। सेकंड टॉपिक जो बहुत आता है वो वेदर्स, यानी मौसम से, चाहे वो सर्दी का हो, गर्मी का हो या रेनी हो। तीनों का एक्सपीरियंस या डिस्क्रिप्टिव ऐसे या नैरेटिव ऐसे बहुत आता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको जनरल टर्म्स पता होना चाहिए कि कड़कड़ाती ठंड की इंग्लिश क्या होगी या चिलचिलाती धूप की इंग्लिश क्या होगी। इसके अलावा तीसरा जो टाइप आ सकता है वो ये ज़रूर आता है कि आपने कभी किसी की हेल्प करी हो या किसी की जान बचाई हो या किसी को डूबने से बचाया हो, या फिर आपने हीरो बनकर किसी की हेल्प करी हो। तो कुल मिला के हेल्प वर्ड याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड अलग-अलग टाइप के डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव ऐसे ज़रूर आते हैं। तो इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से वही प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 3-4 ऐसेज़ आप एक टॉपिक पे रिलेटेड पढ़िए और उसके जो मेन टर्म्स, जनरल टर्म्स जो हैं उसको जॉट डाउन करिए एक जगह, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है, रिकॉल अ टाइम योर लाइफ व्हेन यू वर सर्टेन अबाउट समथिंग बट वर लेटर प्रूव टेरिबली रॉन्ग। एक समय आपको याद करना है अपने जीवन का जिसमें आपको पहले तो लग रहा था कि सब सही हो जाएगा और आप बिल्कुल सही हैं, यू वर श्योर अबाउट समथिंग, लेकिन बाद में वो चीज़ गलत साबित हुई। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है। दिस हैपेंड अबाउट 10 years ago। हैपेंड में कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड फॉर्म। वी वर लिविंग इन एन अपार्टमेंट ब्लॉक इन दिस। ओके, तो आपने देखा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है? वर आईएनजी फॉर्म। देयर वर 4 फ्लैट्स। यू कैन सी कि सेकेंड फॉर्म हर जगह आ रही है। द फ्लैट ऑपोजिट आर्ट्स वॉज ऑक्यूपाइड। ओके, नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, लिखा हुआ है द वन नेक्स्ट टू आर्ट्स हैड जस्ट बीन वैकेटेड। यू कैन सी यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज हुआ है कि वन नेक्स्ट टू आर्ट्स, यानी कि एक जो हमारे सामने वाला घर था उसे खाली कराया गया था। जस्ट बीन वैकेटेड यानी वो घर खुद नहीं खाली हुआ था, खाली कराया गया था। तो हमने क्या यूज किया? हैड बीन। यही हमने पीछे समझाया था आपको कि भाई हैड बीन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम करना होता है। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूछा गया है इसमें कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठे हुए हो और ये एक अच्छा मौका था आपके पास ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का। तो उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने रेलवे स्टेशन पर जो लोगों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग लोगों को, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आई लुक्ड एट माई वॉच एंड फाउंड। आगे भी आप देख सकते हो सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है हर जगह। ठीक, एक थर्ड लाइन में आप देख सकते हो टू वाइल अवे द स्पेयर टाइम आई एंटर द वेटिंग रूम। तो यहाँ पे टू वाइल अवे द स्पेयर टाइम का मतलब समय काटने के लिए। तो समय काटने के लिए कि यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है। इसी तरीके से आपको जो वोकैबुलरी यूज करनी है वो अच्छी यूज करनी है और साथ में सेकेंड फॉर्म और जो मैंने पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए हैं उसका यूज करना है। कभी कभी आप प्रेजेंट के फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से वो आप देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। रिलेट अ स्पेशल इंसिडेंट और एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विच यू स्टिल रिकॉल विद हैप्पीनेस। अपने लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है जो आज भी आप बहुत ज़्यादा
खुशी से याद करते हो. ओके, तो यू कैन सी द इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस. थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन वाउच दैट द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंसेस आर द वंस दैट कैच अस अनअवेयर्स. तो यहाँ पर आप फॉर्म ऑफ वर्ब नोट करोगे. कैन आया है, रिकॉल जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, आर आया है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है. ओके, तो इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो. जैसे यहाँ पे सेंस क्या निकल जाएगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ. और आगे लिखा है स्टिल रिकॉल, मुझे आज भी याद है. तो ऑब्वियसली आप कभी कभी जब प्रेजेंट से स्टार्ट करोगे तो प्रेजेंट की ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लोगे. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो वोकैबुलरी यूज़ हुई. आई कैन वाउच. वाउच इसे कहते हैं जब आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई बात कन्फर्मली अफर्म करते हो, स्टेट करते हो, उसे कहते हैं वाउच. राइट, रादर देन राइटिंग की आई कैन से, आई कैन प्रूव, आई कैन राइट, तो आपने क्या यूज़ किया, वाउच. तो इसी को मैं बोल रही हूँ कि वोकैबुलरी आपको अपनी एनरिच रखनी है. और आगे लिखा है दैट कैच अस अनअवेयर्स. इसका मतलब क्या है? टू कैच समवन अनअवेयर्स इज एन ईडियम, एक मुहावरा होता है. यानी बिना एक्सपेक्टेशंस के जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं टू कैच समवन अनअवेयर. राइट, तो यहाँ पर जो लाइन लिखी गई वो यही बता रही है कि हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंसेस वही होते हैं जो हमें बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इडियम यूज़ हुआ है. ऐसे पूरा जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कई सारे अच्छे-अच्छे फ्रेजेस मिलेंगे. ओके, डायरेक्टली आप बिना एक आध ऐसे पढ़े डायरेक्टली अगर लिखते हो तो उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे आप, लेकिन अच्छी वोकैबुलरी के साथ लिखना और केवल लिख देना, दोनों में डिफरेंस होता है और यहीं पे आप स्कोरिंग मार्क्स में डिफ़र करते हो. ओके, वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हर साल आपके यहाँ चिल्ड्रन डे मनाया जाता है. तो इस साल जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें पर्टिकुलरली आपने क्या पसंद किया. ओके, और जो भी एफर्ट्स लगाए गए उससे आपने क्या सीखा. ओके, और क्योंकि चिल्ड्रन डे मनाया गया तो आपने कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, आपको कितना अच्छा लगा, कैसे आप थैंकफुल हुए उसके. तो ये सब आपको बताना है. तो ये वाला जो ऐसे है इसमें भी जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में ही हुआ है. November 14 guarantees an atmosphere of fun and joy. You can see guarantees, verb S or yes. It is, present tense form. और it is the day. यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, present tense form. इसके बाद जब आप ये बताना स्टार्ट करोगे कि क्या क्या हुआ था तो ऑब्वियसली पास्ट एक्सप्रेस करोगे तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ करोगे. यू कैन सी इन द सेकेंड पैराग्राफ डिसाइडेड, हैड, अगेन हैड इज कमिंग. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम अब पास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हुआ था. तो आई विश आपको वीडियो अलग लगी होगी. ज़्यादातर लोग ऐसे बता देते हैं कि आपके ऐसे में यूनिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. तो बच्चों को लगता है कि ये सब तो टर्म्स हैं, भई लिखें कैसे, क्या यूज़ करें, कैसे इसको अप्लाई करें. तो मैंने उसी तरीके से बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है. अगर आपको वाक़ई अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए. और आपको स्टोरी राइटिंग भी अगर अलग से एक वीडियो चाहिए तो मैं पार्ट 2 में स्टोरी पर अलग से और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ उसको डिस्कस करूँगी और समझाऊँगी आपको कि स्टोरी के कितने सारे एलिमेंट्स आपको दिमाग में रखने होते हैं. यूँ तो बहुत सारे लोग स्टोरी लिख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लिख लेते होंगे, लेकिन एक अच्छी स्टोरी लिखना 20 में से अराउंड 16 और 17 स्कोर करना ये बहुत आसान बात नहीं होती है. ओके, मैं भी बहुत सारी नोटबुक्स चेक कर चुकी हूँ. तो मेरे ज़रिए जो मैक्सिमम मार्क्स जाते थे वो 12, 13, और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा लगता था तो मैं 14, 15 ही देती थी, इससे ऊपर नहीं देती थी. ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड में मिल जाते हैं अगर आप अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करो और ग्रामर कंस्ट्रक्शन आपका अच्छा हो. Now this brings to the end of the video. Till I come with my next videos, keep watching my channel. Thank you for clicking.